नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अधिगम के जो सिद्धांत हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने अधिगम पर चर्चा किया है कि अधिगम का होता क्या है, अधिगम कहते किसे हैं, अधिगम की जो विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं उनको हमने देखा है। अधिगम की जो विशेषताएं हैं उनको भी हमने देख लिया है। उसके बाद हमने अधिगम के प्रकार तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं उन सब पर हमने डिटेल से पिछली वीडियो में चर्चा की है। तो आप सबसे पहले अगर उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो आप उस वीडियो को देख लें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो जो सिद्धांत दिए हैं अपने, उन पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि तो पहला सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, दूसरा पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और तीसरा है स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग और चौथा है कोलबर्ग इनसाइड लर्निंग थ्योरी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो है कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उस पर बात करेंगे, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और इस वीडियो में हम तो इन्हीं पर बात करेंगे, थॉर्नडाइक पर। तो हम देखते हैं जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य जो नाम हैं उनको हम देख लेते हैं। तो उनके जो अन्य नाम है, पहला है एसआर थ्योरी। एसआर हो गया, एस से हो जाएगा स्टिमुलस और आर से रिस्पॉन्स और थ्योरी, जिसे हिंदी में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। और दूसरा इनका जो है, इसका नाम है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे सीखने का संबंध नियम या सिद्धांत कहते हैं। और जो तीसरा है संबंधवाद सिद्धांत, कनेक्शनिज्म थ्योरी। और जो उसके बाद एक इसका अन्य नाम ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। उसके और मॉलिक्यूलर थ्योरी भी इसे कहते हैं, अणुवादी सिद्धांत, और इसे प्लेजर पेन थ्योरी भी कहते हैं तथा इसे संयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये इनके विभिन्न नाम हैं इनकी थ्योरी के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सब ये जितने भी सिद्धांत हैं इनके जो अन्य नाम हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। और इनकी जो भी फेमस बुक है, इन्होंने 2 बुक लिखी है। तो पहली इनकी बुक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस इनकी बुक है, जो कि 1898 में आई। और इसी बुक में इन्होंने सर्वप्रथम जो है संबंधवाद का प्रयोग किया। और दूसरी पुस्तक इनकी सन 1913 में आई, जिसे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। दूसरी बात, इन्हें जो पशु मनोविज्ञान है उसका जनक माना जाता था। तो ये पशु मनोविज्ञान के जनक थे तथा ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे ये। और जो कि आज के समय जो भी स्कूल में रिवार्ड और पनिशमेंट चल रहा है वो सर्वप्रथम शिक्षा में इन्होंने ही लाया था। तो पनिशमेंट एंड रिवार्ड को सर्वप्रथम शिक्षा में इन्होंने ही प्रयोग किया। और ये व्यवहारवादी थे ये। और इनका एक प्रयोग है जो कि फेमस है बिल्ली पर। इन्होंने बहुत से प्रयोग किए थे जानवरों पे, तो उनमें जो फेमस है वो बिल्ली पर एक फेमस है। इस सिद्धांत में इन्होंने किया क्या कि एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। और ये मान लीजिए कि बिल्ली है, इसे पिंजड़े में बंद कर दिया और यहाँ पे एक इन्होंने खटका या सिटकनी लगा दिया और यहाँ पे एक मांस का टुकड़ा मछली के रख दिया। और ये बिल्ली जो है ये बहुत से प्रयोग अपना, वो चूँकि भूखी थी तो ये जो भोजन है, ये भोजन वो इसके लिए स्टिमुलस हो गया। और ये जो अब जब स्टिमुलस हो गया तो उसके लिए जब उसे आवश्यकता हुई उसे खाने के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी, तो वो स्टिमुलस को देख के अनुक्रिया करेगी। अनुक्रिया मतलब ये रिस्पॉन्ड करेगी। तो इसी से इसे एसआर भी कहते हैं।
सारथी हुई। तो इन्होंने देखा कि जब वो भूखी थी और सामने इन्होंने मांस का टुकड़ा रख दिया और बार बार प्रयोग करने पर एक बार उसका पैर खटके या जो सिटकनी थी उस पर चला गया, तो जिससे वो दरवाज़ा खुला और जो पिंजड़ा था और तो पजल बॉक्स से ये बाहर निकली और वो मांस का टुकड़ा खा ली। और ये प्रयोग इन्होंने बार बार किया, तो जो बिल्ली का नंबर ऑफ अटेम्प्ट था उसे खटके को खोलने के लिए वो धीरे धीरे कम होता गया और एक समय ऐसा आया कि वो पहले ही बार में तुरंत जाती है, खटका खो पर पैर रखती है और बाहर निकल जाती है। जैसा कि मानिए कोई एक मनुष्य है, कोई एक बालक है या बच्चा जो भी है, व्यक्ति है, मानिए जैसे अपने घर से निकला, दरवाजे को खोला और निकल गया बाहर, वो ऐसे हो जाती है। तो यही इनका सिद्धांत था। और अब हम बात करेंगे, इन्होंने सीखने के भी नियम दिए थे, तो उन नियमों पर हम चर्चा करते हैं। तो इन्होंने सीखने पर जो इन्होंने नियम दिए थे उसमें से सबसे इन्होंने इनको दो थे, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, प्राथमिक नियम और गौण नियम। तो जो प्राथमिक नियम थे वो 3 थे और एक तत्परता का नियम जिसे कि लॉ ऑफ रेडनेस कहते थे, दूसरा अभ्यास का नियम जिसे लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहते थे और तीसरा जो है वो प्रभाव का नियम जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। तो अब हम इन तीनों को डिटेल से देखते हैं एक एक करके। तो पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडनेस के बारे में हम देखते हैं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस है क्या? इसमें थॉर्नडाइक ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति, मनुष्य जो भी हो, बालक हो, उसको आपको अधिगम कराने से पहले उस अधिगम के लिए तैयार करना पड़ेगा। आप किसी भी बालक को कोई अधिगम कराने जा रहे हैं, किसी को नवीन ज्ञान आप जब देने जा रहे हैं तो उस नवीन ज्ञान को देने से पहले आप उसको उसके लिए तैयार करेंगे। जब वो शारीरिक तथा मानसिक रूप से जब वो तैयार हो जाएगा तब वो ज्ञान कम समय में अर्जित कर लेगा तथा उसका ज्ञान अस्थायी होगा। अन्यथा अगर वह उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तब आप उसे अगर वो कार्य करने के लिए कहेंगे तो वो उसकी इच्छा शक्ति का दमन होगा और वो उसके लिए कष्टदायक भी हो सकता है। तो इसके सिद्धांत में इन्होंने यही कहा है कि किसी भी नवीन ज्ञान को देने से पहले आप बालक को या जिसे दे रहे हैं उसे उस ज्ञान के लिए तैयार करें। और इस तत्परता के नियम पे ही हमारे मनोवैज्ञानिक भाटिया जी ने कहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होना मतलब तत्पर होना उस कार्य को आधा कर लेने के बराबर होता है। तो ये था इनका तत्परता का सिद्धांत। और अब हम बात करेंगे दूसरा जो है इनका अभ्यास का, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस, इसमें क्या होगा, इसमें आप जब भी किसी भी कार्य को, इन्होंने बताया कि आप किसी कार्य को जितनी ज़्यादा बार करेंगे या जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी कार्य पर, उतने ही उस कार्य को करने के लिए आप कुशल होंगे तथा उस कार्य को करने में आपकी गलतियां जो है, नंबर ऑफ एरर है, वो कम होता जाएगा और आप उस काम को और उतने ही कम समय में, मतलब जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हर प्रैक्टिस में आपका जो उसमें निपुणता है, कुशलता है, वो आप में आ जाएगी। उस कार्य को आप जल्दी कर लेंगे तथा उसमें गलतियां आप कम करेंगे और वह आपको कार्य करने में आनंद भी आएगा। और इस पे भी इन्होंने 2 पहलू बताया है, एक लॉ ऑफ यूज और दूसरा जो है एक लॉ ऑफ यूज है और दूसरा लॉ ऑफ डिसयूज या नॉन यूज। तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी कार्य को बार बार दोहराएंगे तो वह अधिक प्रभावशाली और तथा स्थायी बन जाएगा, जिसे लॉ ऑफ यूज इन्होंने कहा है। अथा दूसरा बताया, अन्यथा अगर समय के कारण आप उस कार्य को बार बार नहीं दोहराएंगे किसी भी कार्य को, तो वह समय के कारण, बहुत ज़्यादा समय होने के कारण वो आपसे विस्मृत हो जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे आपको भूलने लगेगी। तो जिसे लॉ ऑफ डिसयूज कहते हैं।
तो इसलिए अभ्यास द्वारा क्रिया की उपयोगिता जो है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता और स्पीड जो है और नंबर ऑफ एरर वो कम रहता है, आप जल्दी से किसी कार्य को कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे लास्ट जो इनका प्राथमिक प्राइमरी लॉ है, उसमें जो लास्ट नियम है वो है प्रभाव का नियम। अब हम बात करेंगे ये जो है प्रभाव का नियम क्या होता है। तो प्रभाव का नियम होता है जैसे कि किसी कार्य को करने के बाद अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो वह कार्य दोबारा करेंगे। अगर कार्य को करने पर आपको गलत प्रतिफल मिलते हैं या बुरा प्रभाव पड़ता है तो आप उस कार्य को नहीं करेंगे। तो ये इसमें मतलब इन्होंने यही बताया कि अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा फल मिलता है उस कार्य को करने के लिए तो आप उसे दोहराएंगे, अन्यथा आप उसे नहीं दोहराएंगे। तो इनके अनुसार यही था इस लॉ ऑफ जो इफेक्ट है किसी कार्य को करने के लिए। तो जब भी आप तो लॉ ऑफ जो इफेक्ट है इसमें यही होता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अगर वह कोई कार्य कर रहा है तो उसे उस कार्य करने से उसे धनात्मक प्रतिफल मतलब अच्छा प्रभाव अगर उसे मिलता है, मतलब उससे अच्छा फल प्राप्त होता है तो वह उस कार्य को बार बार दोहराना चाहेगा। अगर वह उसको कार्य को करने से उसे अच्छा फल नहीं या ऋणात्मक प्रतिफल मिलता है तो वह कार्य को दोबारा नहीं करना चाहेगा। तो ये थे इनके जो प्राइमरी लॉ हैं, और हम बात अब करेंगे जो इनके सेकेंडरी लॉ हैं। तो हम आइए देखते हैं सेकेंडरी लॉ जो है इनकी क्या कौन कौन से है। एक बहुक्रिया का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा वृत्ति मनोवृत्ति का नियम, चौथा जो है सदृशता का नियम, और पांचवा जो है साचार्यात्मक नियम, और छठवां जो है आत्मीकरण का नियम। तो हम देखते हैं इनको एक एक करके, ये इन सब पर हम एक एक करके बात करते हैं कि ये क्या है। तो हम पहला देखेंगे बहुक्रिया का नियम, ये क्या है। तो बहुक्रिया का नियम वो है, मान लीजिए यदि कोई प्राणी अपने लक्ष्य के लिए अनेक क्रिया करता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए वो अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और इसके मध्य संबंध उसका जो है मजबूत होता है और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, इस क्रिया को बहुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और ये जो आंशिक क्रिया का नियम है ये बहुक्रिया के नियम से छोटा होता है। और जो ये मनोवृत्ति का नियम है इसमें होता क्या, मनोवृत्ति का जो नियम इसमें होता क्या है, आप किसी भी कार्य करने के लिए मनोवृत्ति जितनी अधिक होगी उतना ही कार्य आप कार्य को सीखेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए मनोवृत्ति आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही आप कार्य को सीखेंगे। मनोवृत्ति होता क्या है, मनो मतलब होता है मस्तिष्क, इसमें जो मनोवृत्ति शब्द है इसमें मन का मतलब होता है मस्तिष्क और वृत्ति का मतलब होता है जरिया। तो यही है इसमें। और जो उसके बाद है सदृशता का नियम, तो इसे लॉ ऑफ एनालॉजी भी कहते हैं। जो इसमें होता क्या है, जो पहले आपने कोई देख लिया और जो भी कोई कार्य आपने पहले देखा हो और फिर क्रिया करके उसे उसके जैसा ही कर रहे हैं तो उसे सदृशता का नियम कहते हैं। और उसके बाद साचार्यात्मक जो है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इसमें क्या होता है, पहले की गई कोई क्रिया है और आप उस क्रिया को किसी और परिस्थिति में उसी प्रकार कर रहे हैं, तो ये है साचार्यात्मक नियम। और उसके बाद आत्मीकरण का नियम है, तो उसके बाद जो है एक आत्मीकरण का नियम, ये इनके जो है सेकेंडरी लॉ हैं। तो ये जो लॉ हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, इनको आप अपने आप नोट जो भी बना रहे हैं उस पर लिख लीजिएगा और इनको आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। और अब हम देखेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है उसकी विशेषता क्या है, शिक्षा में उसका प्रयोग क्या है तथा उसकी आलोचनाएं क्या हैं। तो सबसे पहले विशेषताएं देखते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो शैक्षिक जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अभिप्रेरणा को अधिक महत्व देती है इस सिद्धांत से। और थर्डाइक के अनुसार अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है जिसका स्थापना मस्तिष्क में होता है।
और इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्रिया को बार बार प्रयत्न करने से जो अधिगम है उसको अस्थायी बनाया जाता है। और थॉर्नडाइक ने उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर 3 नए अधिगम सिद्धांत जो है, तत्परता का नियम, जैसा कि आपने पीछे देखा, ये तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम दिया। तो ये इनकी विशेषताएं हैं और हम देखेंगे शिक्षा में प्रयोग क्या है इनका। तो ये इनका सिद्धांत है जो कि अभ्यास का, ये इससे होता है क्या है, शिक्षा में दिया गया है। यह सिद्धांत जो है निरंतर मतलब लगातार परिश्रम और प्रयास करने पर बल देता है इनका सिद्धांत। इस सिद्धांत की सहायता से कार्य की धारणाएं जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, उनको सरल और स्पष्ट किया जाता है। और इससे यह विधि जो अभ्यास पर अधिक बल देती है, इससे किसी भी कार्य को करने में निपुणता प्राप्त कर सकता है कोई भी। इस सिद्धांत के फलस्वरूप बालक में धैर्य एवं आशावादी जैसे गुणों का विकास होता है। तो और अब इसके तथा यह जो विधि है, यह सिद्धांत जो है पिछड़े एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत से बालक में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावनाओं का विकास होता है। ये जो सिद्धांत है, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इसी सिद्धांत पर जो ये सीखने पर बल देता है। और इसकी जो आलोचनाएं हम देखते हैं, इनकी जो आलोचनाएं वो पहली आलोचना ये है कि इन्होंने मनुष्यों की अपेक्षा जो है, ये जो है पशुओं को सीखने की क्रिया पर अधिक बल दिया है इन्होंने। और इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के उद्देश्य जो हैं वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। और यह सिद्धांत जो है मानव विवेक एवं चिंतन की अवहेलना करता है। और ये सिद्धांत जो है कि ये लोग कहते हैं कि ये रटने की क्रिया पर बल देता है। तो ये इनकी आलोचनाएं थी। और इस वीडियो में हमने देखा कि थॉर्नडाइक जो है इस वीडियो में हमने देखा कि थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, उसके जो अन्य नाम हैं उनको देखा है और उनकी बुक को देखा है तथा उनके बारे में जाना है, उनके प्रयोगों को जाना है। और उसके बाद हमने देखा है उनके जो सीखने के जो नियम दिए हैं उन्होंने, प्राइमरी, सेकेंडरी, और उनकी विशेषताएं क्या है, उनके सिद्धांत की शिक्षा में प्रयोग क्या है तथा आलोचनाएं क्या है, उन सब पर हमने डिटेल से बात की। और अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे पावलोव के, अगले सिद्धांत में हम बात करेंगे पावलोव के थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।